नमस्कार दोस्तों। ऊनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे, फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे और उसमें हमने देखा था कि हम समानता का अधिकार पढ़ रहे थे कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, तो हम इनको देख रहे थे और इसी क्रम में हमने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और 17 देख लिया था कल। थोड़ा बहुत 18 देखा था, लेकिन आज 18 को अच्छे से देखेंगे कि आर्टिकल 18 क्या कहता है संविधान में, कि आर्टिकल 18 संविधान का क्या कहता है। और ये समानता में का लास्ट आर्टिकल है, ये समानता के अंतर्गत लास्ट आर्टिकल है। और इसके बाद हम आर्टिकल 19 शुरू करेंगे, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार, और देखेंगे कि स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कौन कौन से आर्टिकल आते हैं और उनसे जुड़े संबंधित मुद्दे। जैसा कि हमने पहले क्लास में कहा था कि हम सिर्फ संविधान नहीं, उसके साथ राज्य व्यवस्था को भी पढ़ेंगे, तो हमको साथ में दोनों को लेकर चलना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 18 क्या कहता है। सबसे पहले आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत क्या है। इसमें उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है, ये आर्टिकल बोलता है कि उपाधियों का अंत, यानी कि उपाधियां नहीं होंगी। कैसी? जैसे आज़ाद भारत से पहले, स्वतंत्रता से पूर्व, अंग्रेज देते थे किसी लोगों को कि सर, माय लॉर्ड, राय बहादुर, इस प्रकार की जो उपाधियां होती थी। तो इन उपाधियों से क्या होता था कि समाज में एक डिस्क्रिमिनेशन होता था, किसी को छोटा और किसी को बड़ा समझा जाता था, विशेष दर्जा दिया जाता था इन उपाधियों के माध्यम से। ये उपाधियां अंग्रेज देते थे, साम्राज्य ब्रिटेन की तरफ से जो सरकार थी वो देती कि तुम सर हो, तुम नाइट हुड हो। तो इस प्रकार की जो उपाधियां थी वो अंग्रेजी सरकार देती थी आज़ादी से पहले। लेकिन आपको पता है कि जैसे ही संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1949 को, उसी के क्रम में ये सारी इन सारी उपाधियों को अंत कर दिया गया और आर्टिकल 18 में लिखा है कि उपाधियों का अंत है। ठीक है, देखते हैं कि आर्टिकल क्या कहता है, इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं कि इसके अंतर्गत और क्या क्या लिखा है। क्या सिर्फ इतना ही लिखा है कि उपाधियां नहीं होंगी, उपाधियों की मनाही। तो इसमें जो पहला है वो कहता है कि राज्य कोई उपाधि नहीं देखा, राज्य कोई उपाधि नहीं देखा। क्या लिखा? राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। ठीक है, पहली लाइन क्या है कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। यहाँ राज्य का मतलब है, यहाँ राज्य का मतलब है आर्टिकल 12 से। ठीक है, कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। जैसे कि आज़ादी से पहले अंग्रेज सरकार देती थी कि तुम नाइट हो, तुम सर हो, तुम जो भी ABCD जो भी उपाधियां देते थे, तुम राय हो, तुम राय बहादुर हो, तुम फला फला हो, जो ये चीज़ें सारी चीज़ें देती थी कौन? आज़ाद से पहले यहाँ अंग्रेजी सरकार देती थी। और इससे एक डिस्क्रिमिनेशन टाइप का, एक भेदभाव टाइप का होता था, समान नहीं समझा जाता कि हमको ये उपाधि मिल गई है तो हम विशिष्ट हो गए हैं। तो इसका अंत किया गया और लिखा गया कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। ठीक है, लेकिन इसके दो अपवाद हैं, इसके दो अपवाद हैं, इसके दो अपवाद हैं। ठीक है, अपवाद कौन कौन से हैं? अपवाद है कि राज्य शिक्षा व सेना,
राज्य शिक्षा व सेना से संबंधित उपाधियां दे सकता है। ये अपवाद है आर्टिकल 18 का, कि राज्य शिक्षा व सेना से संबंधित उपाधियां दे सकता है। जैसे कोई बहुत पढ़ लिख जाता है, कोई बहुत पढ़ लिख जाता है और वो पीएचडी की डिग्री हासिल करता है, तो उसको पीएचडी की उपाधि मिलती है, पीएचडी की उसने, ठीक है। फिर उसको पीएचडी के साथ डॉक्टर लिखने की एक उपाधि मिल जाती है कि तुम डॉक्टर नाम के आगे लिख सकते हो। तो डॉक्टर क्या है? एक उपाधि है, ठीक है। तो राज्य शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है। सेना के क्षेत्र में अगर कोई बहुत बहादुरी से लड़ता, बहुत अच्छा काम करता है, तो उसको भी उपाधि दी जाती है, जैसे परमवीर चक्र, ठीक है। तो ये अपवाद है कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, लेकिन राज्य दो क्षेत्र में दे सकता है, एक शिक्षा के क्षेत्र में और एक सेना के क्षेत्र में। जैसे इसमें हो गई परमवीर चक्र, ठीक है। और आपकी एजुकेशन के क्षेत्र में जब आप खूब पढ़ लिख जाते हैं, अच्छे प्रोफेसर बन जाते हैं, तो डॉक्टर बन जाते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, तो आपको एक वो मिल जाती है पीएचडी की डिग्री, और आपको एक डॉक्टर लिखने की उपाधि मिल जाती है। आप पीएचडी करके अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं, या फिर आप जब प्रोफेसर बन जाते हैं तो आप प्रोफेसर लिख सकते हैं। तो एजुकेशन के क्षेत्र में राज्य दे सकता है, लेकिन अन्य किसी क्षेत्र में नहीं। इन दो क्षेत्रों को छोड़कर वो किसी क्षेत्र में उपाधि नहीं दे सकता। कौन? राज्य। यहाँ राज्य के लिए मनाही है, ठीक है। किसके लिए? राज्य के लिए। जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत हमने देखा था कि राज्य क्या है, समाज दे सकता है, समाज दे सकता है। समाज मुझे भी किसी नाम से बुला सकता है, शिरोमणि टीचर, एसएसआर, ठीक है। तो इस प्रकार से समाज बुला सकता है, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो ये समाज का लोकनायक, तो समाज इस प्रकार की उपाधियां दे सकता है, समाज के लिए मनाही नहीं करता है, लेकिन राज्य नहीं देगा। ये बात याद रखना। आप किसी को भी किसी नाम से बुलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राज्य किसी को विशेष रूप से कोई उपाधि नहीं देगा, सिवाय शिक्षा और सेना छोड़ के। क्या? शिक्षा और सेना छोड़ के। इस बात को याद रखना है, ठीक है। अब अगला क्या कहता है ये आर्टिकल? अब यह अगला आर्टिकल कहता है कि भारतीय नागरिक, क्या कहता है अगला? ए भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक विदेशी राज्यों से, किससे? विदेशी राज्यों से कोई उपाधि नहीं लेगा, कोई भी उपाधि नहीं लेगा, उपाधि नहीं लेगा। यानी कि आर्टिकल 18 ये भी कहता है कि भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक विदेशी राज्यों से कोई भी उपाधि नहीं लेगा। यानी कि नागरिक किसी भी अन्य राज्यों से, विदेशी राज्य का मतलब है विदेशों से, कोई भी उपाधि नहीं लेगा। मान लेते हैं कि ये है, ये है, और ये ब्रिटेन से, ब्रिटेन की सरकार बोलती कि आओ हम तुम्हें राय की उपाधि देते हैं, सर की उपाधि देते हैं। तो ये कहेगा ब्रिटेन से कि साहब वो समय चला गया है, अब हमारे देश में नया संविधान लागू हो गया है, अब हमको उपाधि नहीं चाहिए, हम उपाधि नहीं ले सकते। तो विदेशी राज्यों से भी ये मनाही करता है कि नहीं ले सकते आप, ठीक है। विदेशी राज्यों से भी आप उपाधि नहीं ले सकते, ठीक है। अगले जो दो बिंदु हैं उनको ध्यान से समझना, वहाँ कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो एक तो ये है कि भारतीय नागरिक, इंडियन सिटीजन, विदेशी राज्यों से कोई उपाधि नहीं लेगा, नहीं ले सकता, बिल्कुल मनाही करता है, ठीक है। अगला देखते हैं।
अगला आर्टिकल कहता है कि भारत में लाभ का पद, भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी, भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी विदेशी राज्यों से, विदेशी राज्यों से, विदेशी राज्यों से उपाधि ले सकता है, विदेशी राज्यों से उपाधि ले सकता है, उपाधि ले सकता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक है। क्या लिखा कि भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी, भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी विदेशी राज्यों से उपाधि ले सकता है। अब मान लेते हैं कि एक और बिंदु उसको लिख लेते हैं, तब दोनों को समझ में आएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, अगला है कि भारतीय नागरिक, क्या है, भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक तथा विदेशी व्यक्ति, भारतीय नागरिक तथा विदेशी व्यक्ति, ठीक है। इसमें क्या आ गया, इसमें दोनों आ गए, भारतीय नागरिक तथा विदेशी व्यक्ति विदेशी राज्य से, विदेशी राज्य से क्या ले सकता है, उपाधि नहीं है इसमें, इसमें है कि इसमें ले सकता है पद, इसमें है पद ले सकता है, कोई उपहार ले सकता है, पद, उपहार और लाभ का जो होता है आदि, ठीक है, इस टाइप का ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है, अब देख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं कि आर्टिकल की ये दो प्रावधान है वो क्या कहता है। पहला कहता है कि भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी, कोई विदेशी व्यक्ति है वो भारत में लाभ का पद धारण करता है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 12 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, आर्टिकल 12 के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण करता है, यानी कि नौकरी करता है, ठीक है। मान लेते हैं कि वो नौकरी करता है, ठीक है। मूलतः विदेशी का कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि भारत में जॉब मिले या नहीं मिले, कर सकता, भारत सरकार चाहे तो ऑफर दे सकती है। मान लेते हैं कोई विदेशी व्यक्ति है ए, ठीक है, वो भारत में लाभ का पद धारण किया हुआ है, कोई नौकरी करता है राज्य के अंतर्गत, ठीक है। आर्टिकल 12 के अंतर्गत जितने भी राज्य के अंतर्गत नौकरियां होती हैं, लाभ के पद होते हैं, कोई भी पोजीशन हो, कुछ भी हो, अगर वो उसके अंतर्गत कोई जॉब करता है, लाभ पाता है, तो उसको हम लाभ का पद कहते हैं। जैसे कि वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत कोई
वेतन पाता हो, भत्ता पाता हो या आर्थिक लाभ पाता हो, ठीक है, तो उसको हम लाभ का पद कहते हैं। और ये स्थायी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इसको स्थायी होना चाहिए। ये नहीं कि 1 महीने 2 महीने जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं तो उनको इसके अंतर्गत नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो कैसा हो, आर्टिकल 12 के अंतर्गत वो वेतन पाता हो, भत्ता पाता हो या आर्थिक लाभ पाता हो तो उसे हम लाभ का पद कहते हैं। अब मान लेते हैं ये व्यक्ति है, ठीक है, ये विदेशी है और वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत भारत में ये सुविधाएं पाता है, तो वो क्या माना जाएगा कि वो भारत में आर्थिक लाभ के पद पर है, ठीक है। वो चाहे तो विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है, ठीक है। क्या लिखा है? भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी राज्यों से, ना कि भारत से। कहां से? विदेशी राज्यों से ले सकता है। विदेशी है फिर भी क्या चाहिए उसको? राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। विदेशी को भी क्या चाहिए? अगर वो यहाँ लाभ का पद धारण करता है तो उसे विदेशी राज्यों से उपाधि लेने का अधिकार है, लेकिन उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है, ठीक है। एक बार और समझो कि भारत में लाभ का पद धारण करने वाला, अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत में लाभ का पद धारण करता है, और हमने बताया कि लाभ का पद क्या होता है। लाभ का पद यानी कि उसको जोड़ लें कि राज्य के अंतर्गत नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है, या राज्य से वेतन भत्ता आर्थिक लाभ पाता हो तो उसे हम लाभ का पद कहते हैं, ठीक है। अगर वो ऐसा कोई काम करता हो, विदेशी है, और तो वो विदेशी राज्यों से उपाधि ले सकता है, लेकिन कैसे? उसको राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होती है, ठीक है, ये हो गया। अब आता है दूसरा कि भारतीय तथा विदेशी व्यक्ति। इसमें क्या हो गया? भारतीय तथा विदेशी व्यक्ति विदेशी राज्य से पद, उपहार या लाभ आदि ले सकता है, वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से। अब ये यहाँ याद रखना क्योंकि यहाँ उपाधियों की बात नहीं कही गई है। किसकी बात नहीं कही गई है? उपाधियों की, ठीक है। यहाँ है एक सम्मान वाली बात है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर जी ने लिया था ऑस्ट्रेलिया ऑफ ऑर्डर, तो वो एक सम्मान था, ना कि एक टाइटल था। जैसे शाहरुख खान ने लिया पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान, तो वो कैसे लिया, ठीक है। तो भारतीय नागरिक तथा विदेशी व्यक्ति विदेशी राज्य से लाभ, पद, सम्मान ये ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उनको राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है कि राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगा, राज्य कोई भी उपाधि नहीं देगा, ठीक है। और दूसरा, इसमें अगर राज्य देता है तो सिर्फ 2 क्षेत्रों में। किन किन में? शिक्षा में और एजुकेशन में, शिक्षा और सेना, ठीक है, इन 2 क्षेत्रों में राज्य उपाधि दे सकता है। ये अपवाद मान सकते हैं आप। फिर भारतीय नागरिक विदेशी राज्यों से कोई उपाधि नहीं लेगा, यह उपाधि की मनाही करता है। लेकिन अभी आपने देखा कि ये उपहार की मनाही नहीं करता। आप यहाँ से पद, उपहार, सम्मान ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से, ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 18। अब हम इसके आगे देखते हैं कि अब आपने सुना होगा कि जैसे भारत रत्न होता है या पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्म श्री, जितने भी ये अवार्ड होते हैं वो लोगों को मिलते हैं, क्या वो भी इसी टाइप के उपाधि है या फिर वो कुछ और हैं? क्योंकि इनको पहले शुरू किया गया था और फिर बंद किया गया था, ठीक है। अब इनसे संबंधित मुद्दे देख लेते हैं। भारत रत्न, भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, ऐसे ही पद्म विभूषण हो गया, ठीक है, और पद्मश्री हो गया। तो ये भी लेना क्या उपाधियों जैसा है या नहीं? तो 1954 में इनको शुरुआत किया गया था, ठीक है। 1954 में भारत रत्न
पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री इनको शुरू किया गया था। ठीक है, नेहरू की सरकार में इनको शुरू किया गया था। लेकिन इनकी आलोचना हुई, किस आधार पर आलोचना हुई कि ये आर्टिकल 18 का वायलेशन करते हैं, आर्टिकल समानता के विरोधी हैं। अगर आप भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जो भी दे रहे हैं ये समानता के विरोधी है। ठीक है, इनकी आलोचना हुई और जो आलोचना की वो की है किसने? जेबी कृपलानी साहब ने। किसने की है? जेबी कृपलानी। ठीक है, आज़ादी से पहले 1947 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े व्यक्ति थे, कितने विद्वान व्यक्ति थे। तो उन्होंने इस चीज़ की आलोचना की है कि भारत रत्न, पद्म भूषण और जो भी इस प्रकार की सरकार ने 1954 में शुरुआत की है, तो ये एक समानता के विरोधी है। ठीक है, अब देखते हैं कि फिर इनको 1978 में इनको समाप्त कर दिया गया। 1978 में इनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी जो गैर कांग्रेसी थी। तो उसने इन भारत रत्न और इस प्रकार के जो भी थे इनको सबको बंद कर दिया गया। ठीक है, इनको बंद कर दिया गया। फिर 1980 में पुनः प्रारंभ किया जाता है। में इनको फिर से पुनः प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, और ये कांग्रेस की सरकार में होता है और इस समय इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर होती हैं। ठीक है, तो ये फिर से इनको चालू कर देती हैं, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण या पद्म भूषण। ठीक है, तो ये है। अब इससे संबंधित एक मुद्दा है, उसको देख लेते हैं कि कैसे शाहरुख खान ने निशाने पाकिस्तान लिया या सचिन तेंदुलकर ने कैसे भारत रत्न और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया को लिया। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। एक केस हुआ था जिसे कहते हैं बालाजी राघवन केस। ठीक है, कौन सा है? बालाजी राघवन केस 1996 है। ठीक है, बालाजी राघवन केस ये हुआ था 1996 में। ठीक है, अब ये मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास। किस केस में? बालाजी राघवन केस में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये मुद्दा पहुंचा। ये इंपॉर्टेंट है कि किस केस में, तो ये बालाजी राघवन केस किससे संबंधित? उपाधियों के अंत से। ठीक है, अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय देता है और इस निर्णय में वो डिक्लेयर करता है कि दो चीजें होती हैं। एक होता है उपाधि, ठीक है, एक होता है सम्मान, यानी कि टाइटल, और दूसरा होता है अवार्ड। ठीक है, टाइटल और अवार्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा संविधान उपाधि देने से मना करता है, यानी कि ये वैध होती है, समाज में ये बुरा प्रभाव डालती हैं, यानी कि भेदभाव करती हैं, तो उपाधियां बुरी होती हैं। लेकिन हमारा संविधान सम्मान देने की मनाही नहीं करता है, वो सम्मान देने की बात करता है। ठीक है, यानी कि कोई समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, कोई व्यक्ति देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में वो समाज में बहुत योगदान देता है, तो उसे सम्मान किया जाना चाहिए और ये अच्छा होता है समाज के लिए, इसलिए ये गुड है। तो
उपाधियां और सम्मान दोनों अलग अलग हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। ठीक है, तो जैसे हमने देखा अभी, जैसे हमने पढ़ा अभी कि भारत रत्न, ठीक है, फिर हमने देखा पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है। तो ये क्या है, ये उपाधियां नहीं है, ये सम्मान है। ठीक है, भारत रत्न एक सम्मान है, पद्म विभूषण भी एक सम्मान है, तो इनको व्यक्ति ले सकता है। ठीक है, टाइटल, टाइटल की तो मनाही करता है। अब किसी को भारत रत्न मिल जाए, मान लो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल, अब वो लिखे सचिन तेंदुलकर, ठीक है, और नाम लिखें और कोष्टक में लिखें भारत रत्न, ठीक है, तो ये उपाधि की तरह प्रयोग है, तो ऐसा नहीं लिख सकते आप। ठीक है, ऐसा लिखने की मनाही करता है। आप नाम के साथ ये नहीं लिख सकते कि हमको पद्म विभूषण मिला या पद्म भूषण मिला, तो ये लिखने की मनाही करता है। ठीक है, अब इसमें लिखा कि विदेशी राज्यों से कैसे कोई उपाधि ले सकता है, तो हमने बताया था अभी आर्टिकल में कि पद सम्मान उपहार ले सकता है। तो जैसे कि बताए थे कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सम्मान है, वो सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। ठीक है, आपको याद होगा कि क्रिकेट को, भारतीय महाद्वीप और क्रिकेट को बहुत अधिक लोकप्रिय बनाने में एशिया महाद्वीप में अगर किसी व्यक्ति को श्रेय जाता है तो वो है सचिन तेंदुलकर जी। ठीक है, उनकी ही वजह से ये क्रिकेट फेमस हुआ था। और आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। तो इसको एशिया महाद्वीप में जो इसको पॉपुलर और फेमस बनाना किसका योगदान रहा सबसे अधिक, वो रहा सचिन का। ठीक है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने सचिन को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया, जो वहाँ का सबसे बड़ा सम्मान है। जैसे भारत रत्न भारत का है, उसी प्रकार से ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हमारे वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है, जैसे शाहरुख खान को निशान पाकिस्तान मिला है, क्या मिला है, निशान ए पाकिस्तान, तो ये भी एक सम्मान है। ठीक है, तो ये कहाँ का है, ये पाकिस्तान का है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है वहाँ का पाकिस्तान का, कि तुम पाकिस्तान के एक निशान हो, निशान यानी कि चिन्ह। ठीक है, ये नहीं कि निशाना है पाकिस्तान, ठीक है, जो हम लगाते रहते हैं वो नहीं है, वो यहाँ क्या है, निशान पाकिस्तान। ठीक है, तो ये सम्मान है और सम्मान ले सकता है चाहे भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है, अब ये आर्टिकल 18 यहीं समाप्त होता है। एक बार इसको समराइज कर लेते हैं कि आर्टिकल 18 क्या कहता है। ठीक है, आर्टिकल 18 फटाफट इसको समराइज कर लेते हैं, फिर अगली चीजें स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 करता है उपाधियों का अंत। ठीक है, यानी कि उपाधियां नहीं होंगी। तो सबसे पहले ये कहता है कि राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, राज्य कोई उपाधि नहीं देगा, यानी कि राज्य का मतलब है आर्टिकल 12। और इसमें दो अपवाद हैं, शिक्षा और सेना, इसको याद रखना। यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि राज्य किन किन क्षेत्रों में उपाधियां दे सकता है। तो सबसे पहले वो शिक्षा और सेना में दे सकता है और इनको एक अपवाद माना जा सकता है। ठीक है, और दूसरा है इसमें कि भारतीय नागरिक विदेशी राज्यों से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता, भारतीय नागरिक विदेशी राज्यों से कोई
उपाधि नहीं ले सकता है। तो यानी कि मनाही करता है कि कोई भी नागरिक को किसी भी देश से कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है, उपाधि लेने से मना करता है। ठीक है। अगली बोलता है इसमें, अगला है कि भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी, अगर कोई विदेशी और भारत में लाभ का पद धारण करता है तो विदेशी राज्यों से उपाधि ले सकता है। कोई विदेशी व्यक्ति है और भारत में लाभ का पद धारण करता है, ठीक है, तो वो विदेशी राज्यों से उपाधि ले सकता है, लेकिन एक कंडीशन है कि उसे राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होगी। भारत सरकार नहीं देगी, आर्टिकल 12 के तहत नहीं। आर्टिकल 12 के तहत वो राज्य के किसी लाभ के पद पर होगा, और लाभ का पद हमने बताया कि उसको वेतन लाभ, आर्थिक लाभ और इस प्रकार की कोई सुविधाएं मिल रही हों। ठीक है, ये होता है लाभ का पद कि वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत कोई वेतन या आर्थिक लाभ या भत्ता, पेंशन इस प्रकार की कोई सुविधा पाता है तो उसे आर्थिक लाभ का पद माना जाएगा। और जैसे हमने कहा कि कुछ होते, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, और भारत सरकार ने 56 पदों को लाभ के अंतर्गत नहीं रखा, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति होगा और मंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री होगा, और विधायक, एमएलए, सांसद, तो इनको लाभ का पद नहीं माना जाता। इस प्रकार के 56 पद हैं जिनको लाभ का पद नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये है कि कोई विदेशी व्यक्ति जो भारत में लाभ का पद धारण करता हो, विदेशी राज्यों से उपाधि ले सकता है, विदेशी राज्यों से उपाधि ले सकता है, लेकिन उसको राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है, बिना राष्ट्रपति की अनुमति से वो नहीं ले सकता है। और दूसरा इसमें लिखा है कि भारतीय नागरिक तथा विदेशी व्यक्ति विदेशी राज्य से पद, उपहार, सम्मान ये ले सकते हैं, पद, उपहार, सम्मान ले सकते हैं, लेकिन वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है, उपाधि नहीं ले सकते, ये बात याद रखना। पहले वाले में क्या कि विदेशी व्यक्ति उपाधि ले सकता है, ठीक है, और ये कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ सिर्फ पद, उपहार, लाभ आदि को बताया गया कि ये ले सकता है। ठीक है, वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब कई लोग प्रश्न उठाते कि भारत रत्न और जो पद्म विभूषण है वो किस प्रकार के हैं, क्या वो समानता के विरोधी नहीं है? तो ये नहीं कहना, क्योंकि आप देखते हैं क्योंकि उनको 1978 में, ठीक है, सॉरी 1954 में उनको चालू किया गया था, भारत रत्न पद्म विभूषण को इनको चालू किया गया था, और 1978 में इनको फिर से समाप्त कर दिया गया, ये कहकर कि ये आर्टिकल 18 के विरोधी है, और सबसे पहले इनकी आलोचना की थी जेबी कृपलानी साहब ने। ठीक है, ये हो गया। फिर इनको 1978 में समाप्त कर दिया जाता है, और फिर से 1980 में पुनः प्रारंभ किया जाता है। फिर ये मामला बंद चालू हो रहा था, तो अब ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ जिसको बोलते हैं बालाजी राघवन केस। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है कि उपाधियों से संबंधित, किससे संबंधित, अगर मैच में, कॉलम में, इसमें संबंधित आ जाए तो ये जो जजमेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट होते हैं। और जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत 2-3 चीज़ें देखते हैं कि संसद के कानून देखते हैं और न्यायालय के निर्णय देखते हैं। तो ठीक है, तो ये न्यायालय के निर्णय से आया कि, और न्यायालय ने बताया कि उपाधि और सम्मान में बहुत अंतर होता है, टाइटल और अवार्ड में बहुत अंतर होता है। टाइटल बैड होते हैं समाज के लिए, ये समाज में अच्छे नहीं माने जाते हैं, ठीक है, और अवार्ड अच्छे माने जाते हैं क्योंकि व्यक्ति कुछ अच्छा करता है, अच्छा समाज के लिए सोचता है, तो वो अच्छे होते हैं, गुड होते हैं। इसलिए हमारा संविधान सम्मान देने की मनाही नहीं करता है। मनाही का मतलब है
नहीं रोकता है, सम्मान दीजिए हर किसी को, तो ये मनाही नहीं रोकता है सम्मान देने से, ठीक है, मनाही नहीं करता है। इसलिए इसलिए भारत रत्न, इसलिए भारत रत्न, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ठीक है, भूषण हो गया और श्री हो गया, पद्म भूषण पद्म, ये सब एक सम्मान है, तो इनको दिया जा सकता है, ठीक है। ये अब हमारा आर्टिकल 18 समाप्त हुआ है। अब हम इसके आगे देखते हैं। हमने समानता का अधिकार पढ़ लिया जो कि एक मौलिक अधिकार था, ठीक है। अब इसके आगे नया हमारा मौलिक अधिकार शुरू होता है, जिसे कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। क्या कहते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। अब पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, ठीक है। तो सबसे पहला इसके अंतर्गत आता है 19, 20, 21, 21A और 22, ठीक है। इसके अंतर्गत 19, 20, 21, 21A और 22 ये आर्टिकल लाते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, ठीक है। अगर भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार को देखना है तो ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आता है, तो वो आता है 19, 20, 21, 21A और 22, इतने आर्टिकल हैं इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज आर्टिकल 19, जो कि बहुत बड़ा आर्टिकल है, ठीक है। आज हम आर्टिकल 19 देखते हैं। आर्टिकल 19, ठीक है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? 6 प्रकार की। आर्टिकल 19, ठीक है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं उनको देख लेते हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत। पहली है आर्टिकल 19 के अंतर्गत, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। दूसरी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी, ठीक है। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी डी, क्लॉज 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई, ठीक है। और फिर है 19 क्लॉज 1 क्लॉज एफ और 19 1 जी। इतने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। लेकिन इसको, जैसे कि हमने बताया कि मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, ठीक है। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की। तो इसमें थी संपत्ति का अधिकार। किसका? संपत्ति का, ठीक है। आर्टिकल 19 में यह था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। लेकिन इसको निश्चित कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? निश्चित, यानी कि इसको समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। निश्चित का मतलब होता है
समाप्त। ये संविधान की भाषा है कि आर्टिकल 19(1) क्लॉज एफ, सब क्लॉज एफ को समाप्त कर दिया गया है। तो इसमें एक संपत्ति का अधिकार था, इसको निश्चित कर दिया गया है। अब देखते हैं कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए में क्या है। तो इसमें है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी है? वाक एवं अभिव्यक्ति है, वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और दूसरी क्या है इसमें? और और दूसरा इसमें अगला है शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित, शांतिपूर्ण शस्त्र रहित आंदोलन, शांतिपूर्ण शस्त्र रहित होने की जो एक होती है मीटिंग करने की या आंदोलन करने की। ठीक है, और जो अगली है वो क्या है? वो है संगठन बनाने की, सम्मेलन करने या इस प्रकार का आंदोलन करने की। ठीक है, ये इस प्रकार की है, शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित। ठीक है, अगली है इसमें संगठन बनाने। क्या है? संगठन बनाने तथा सहकारी संगठन बनाने की। तो ये जो है ये नया जोड़ा गया है। ठीक है, मूल संविधान में क्या था? संगठन बनाने तथा सहकारी संस्था बनाने की, लेकिन ये नया है। इसको कब जोड़ा गया? इसको 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया इसमें? 97वां संविधान संशोधन, और ये 2011 में जोड़ा गया। ठीक है, कब जोड़ा गया? 2011 में। ठीक है, किसको? इतने हिस्से को। तो अगर पूछे कोई कि संविधान में सबसे लेटेस्ट कौन सी स्वतंत्रता, तो वो सहकारी संगठन, सहकारी संस्था बनाने, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की। ठीक है, सहकारी संस्था या सहकारी संगठन बनाने की शक्ति। इसको संगठन या संस्था कुछ भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, संस्था भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगली स्वतंत्रता क्या है? 91 क्लॉज 1 क्लॉज डी में, इसमें है कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है? आवागमन की स्वतंत्रता। इसमें क्या है? भारत में कहीं भी निवास की स्वतंत्रता, निवास या बसने की स्वतंत्रता। और इसको तो समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया। इसमें है किसी भी व्यवसाय या वृत्ति अपनाने की, करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब आपने देखा कि आर्टिकल 19 में, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार में पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 19। ठीक है, पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 19। उसमें पहली स्वतंत्रता जो आती है वो है आर्टिकल 19
क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है, तो ये क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि व्यक्ति को बोलने की और अभिव्यक्त करने की किसी भी चीज को स्वतंत्रता है। ठीक है, शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन या आंदोलन करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। ठीक है, फिर संगठन बनाने तथा सहकारी संस्था बनाने की। अब इसमें जो इतना हिस्सा है सहकारी संस्था या संगठन बनाने की, तो ये कब जोड़ा गया, ये 97वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, उससे ये जोड़ा गया था कि व्यक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन बना सकता है। 2011 में इसको लेटेस्ट जोड़ा गया है। अगर कोई पूछे कि कौन सी स्वतंत्रता लेटेस्ट जोड़ी गई है, तो ये यही स्वतंत्रता है जो इसको जोड़ा गया है। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि इससे कैसे इंटरनेट एक मौलिक अधिकार बना, तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो गई। दूसरा है आवागमन की स्वतंत्रता। आप भारत के क्षेत्र में कहीं भी आवागमन कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, मनाही नहीं है। ठीक है, सॉरी। फिर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, यानी कि निवास और बसने की स्वतंत्रता। कहीं भी आप भारतीय क्षेत्र में निवास और बस सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ सीमाएं हैं। उन सीमाओं को हम आगे देखते हैं कि किस प्रकार की सीमाएं लगाई गई हैं। ठीक है, और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एफ को समाप्त कर दिया गया है, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, तो इसको हटा दिया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 19(1) जी में देखा गया कि किसी भी व्यवसाय और वृत्ति को अपनाने का अधिकार, किसी भी पेशा वृत्ति इनको अपनाने की स्वतंत्रता बताई गई है। ठीक है, ये हुआ आर्टिकल 19। अब इससे संबंधित देख लेते हैं कि हमने देखा कि जो हमको स्वतंत्रताएं मिली हैं आर्टिकल 19 के तहत, वो हमको अनन्य नहीं मिली हैं, यानी कि उनके ऊपर कुछ युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं, कुछ युक्ति वो लगाए गए, रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, यानी कि कुछ सीमाएं लगाई गई, लिमिटेशंस हैं कि ये नहीं कि बाकी बम अभिव्यक्ति के अंतर्गत तुम कुछ भी बोले जा रहे, कुछ भी दिखाए जा रहे हो, गालियां दिए जा रहे हो इस टाइप का, या ऐसी चीजें जो समाज के लिए हानिकारक हैं तो उनको दिखाया जा रहा हो, तो ये सब नहीं, उसके अंतर्गत कुछ सीमा है। तो देखते हैं कि क्या क्या सीमा है। पहले आर्टिकल के तहत देखते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज इसके तहत सीमाएं लगाई गई हैं। एक के तहत कि कौन कौन सी सीमाएं लगाई गई हैं इस पर, तो इसमें देखते हैं कि इसमें 7-8 प्रकार की सीमाएं लगाई गई हैं। पहली क्या बोलता है आर्टिकल, ये वाक एवं अभिव्यक्ति। ठीक है, ये इसकी स्वतंत्रता है। अब इस पे कुछ सीमाएं लगाई गई हैं, तो वो सीमाएं क्या क्या हैं। ठीक है, पहला है कि संप्रभुता एवं अखंडता। क्या है, संप्रभुता एवं अखंडता। ठीक है, अगर कोई ऐसा कोई भाषण देता है जिससे हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता पर आंच आती है, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। आपको आज़ादी है, आप कुछ भी बोलिए, लेकिन ऐसा मत बोलिए कि उससे हमारी देश की संप्रभुता और अखंडता खतरे में पड़ जाए। आप भारत माता की जय बोलिए, बोल सकते हैं, ये आपका अधिकार है। जिसका नारा चाहे उसका लगा सकते हैं, मोदी जिंदाबाद बोल सकते हैं, लेकिन कन्हैया जिंदाबाद बोल सकते हैं, लेकिन अगर कहीं बोले भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो ये इसकी संप्रभुता एवं एकता अखंडता के विरुद्ध है। तो अगर ऐसा बोला
गया है तो आपको सजा हो सकती है। तो ऐसा नहीं बोलना है जो देश की संप्रभुता एवं एकता और अखंडता को खंडित करती हो, तो हमको ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। दूसरा है राज्य की सुरक्षा। क्या है? राज्य की सुरक्षा। इसका मतलब है कि तुम ऐसा कोई भाषण नहीं दोगे जिससे राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, लोगों को भड़काऊ भाषण नहीं दोगे, ठीक है, कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, या इस प्रकार की कोई भी भाषण या अभिव्यक्ति नहीं करेंगे जिससे कि राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़े। तीसरा तीसरा है कि विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध। क्या है? विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध। यानी कि विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, तो हमको ये नहीं रखना है विदेशी राज्यों से कि हमारा देश दुश्मन है और हम उनसे मित्रतापूर्ण संबंध रख रहा है, नहीं, हमें विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध नहीं रखना है। ये हमारे खिलाफ है, हमारी एकता के खिलाफ, हमारी संप्रभुता, तो इस प्रकार की कोई आज़ादी नहीं है, इस प्रकार की आज़ादी पर ये रोक लगा था। अगला क्या है? अगला ये बोलता है कि सदाचार। यानी कि आप सदाचारी बने, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, अभिव्यक्ति के नाम पर कुछ भी दिखाए जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, आप सेक्सुअल चीज़ें दिखा रहे हैं जिससे समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, आप गालियां दे रहे हैं, तो इस प्रकार की कोई एक्टिविटी, कोई बोलना, कोई भाषण नहीं देना है आपको जिससे कि समाज पर कोई प्रभाव पड़े, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं, तुमको सदाचार का पालन करना है, सदाचार के खिलाफ नहीं जाना है, ठीक है। पांचवी है लोक व्यवस्था। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भाषण नहीं देना जिससे लोग भड़क उठें और हिंसा हिंसा हो जाए, तो इस प्रकार की आपको भी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। ये सब आर्टिकल 19 में जो सीमाएं लगाई गई हैं कि लोक व्यवस्था बनाए रखना है, ऐसा नहीं कि आप जा रहे और भाषण दे रहा जो समाज में फैला रही है चीजें, तो इस प्रकार का भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है? अगली है इसके अंतर्गत की न्यायालय की अवमानना। आप न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते, न्यायालय की अवमानना करना एक अपराध है, तो आप न्यायालय की भी अवमानना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये सब स्वतंत्रता है जो आर्टिकल 19 में लगाई गई हैं, ठीक है। और भी हैं जिसमें हम मान सकते हैं कि मानहानि, आप किसी के प्रति मानहानि नहीं कर सकते कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, अगर होता है तो आप कर सकते हैं, मतलब किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार का अगर आप उसके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं तो ये मानहानि का दावा किया जा सकता है। तो हमने क्या देखा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत सबसे पहली जो लगी है वो एकता, संप्रभुता एवं अखंडता की, भारत की जो संप्रभुता है उसको बनाए रखने के लिए, उसको जीवंत रखने के लिए इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी या कोई भी भाषण या कोई भी अभिव्यक्ति नहीं होगी जो इसको खंडित करे, इसकी संप्रभुता पर, इसकी अखंडता पर चोट करे, ठीक है। ना ही ऐसा कोई भाषण दिया जाएगा जो राज्य की सुरक्षा और को खतरे में डाले, ना ही मित्रतापूर्ण संबंध रखना है किसी भी विदेशी राज्य से, सदाचार का बहाल करना हमेशा, कि सदाचार के खिलाफ नहीं बोलना कि कुछ भी अनाप शनाप बक के जा रहा है अभिव्यक्ति के नाम पर, ठीक है। तो इस चीज का आपको विशेषतः ध्यान रखना है, ठीक है।
अब इस प्रकार की इन पे ये स्वतंत्रताएं लगी हैं, 5 6 7 8 प्रकार की लगाई गई हैं। तो इनको ध्यान रखना कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज 1 पे कौन कौन सी सीमाएं लगी हैं, ठीक है। अब अब आता है दूसरा आर्टिकल। दूसरा क्या है? शांतिपूर्ण और शस्त्ररहित आंदोलन करने की स्वतंत्रता। तो इस पे देखते हैं कि कौन कौन सी सीमाएं लगी हैं। तो इस पे 2 प्रकार की लगी हैं, ठीक है। कौन कौन सी लगी हैं? 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, सॉरी बी, ए तो हो गया। इस पे देखते हैं इस पे कौन कौन सी सीमाएं लगी। तो सबसे पहले तो इस पे वही लगी कि संप्रभुता और अखंडता, ठीक है। संप्रभुता और अखंडता कि आप ऐसा कोई मंच पे नहीं जाएंगे, ऐसे कोई किसी भाषण नहीं देंगे, शांतिपूर्ण तरीके से भाषण देंगे। अगर आपको भाषण दे रहा है, आंदोलन करना है, सम्मेलन करना है, तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे संप्रभुता और अखंडता पर आँच आए। और दूसरी है इसमें लोक व्यवस्था, ठीक है। दूसरी क्या है इसमें? लोक व्यवस्था की वही है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे, ऐसा कोई आंदोलन नहीं करेंगे कि नहीं आज तो हम आंदोलन करेंगे जिससे कि लोक व्यवस्था भंग पड़ जाए, तो ये भी नहीं करना। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज बी में 2 प्रकार की रिस्ट्रिक्शन, 2 प्रकार की सीमाएं लगी हुई हैं। ये भी आपको पूरी तरह से नहीं है कि कुछ भी आप करें आंदोलन के नाम पर, कहीं भी रेल की पटरियां उखाड़ रहे हैं, तो ये नहीं है। तो हमको शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी आंदोलन करना चाहिए, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब आता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी, ठीक है। इसमें भी 2-3 प्रकार की है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि 2 तो यही आ जाएंगी कि संप्रभुता एवं एकता। क्या? संप्रभुता एवं एकता और अखंडता कि व्यक्ति इनके विरुद्ध जाकर कोई भी नहीं कर सकता। तो ये भी एक प्रकार की है। क्लॉज सी में क्या लिखा है कि संगठन बनाने और सहकारी संस्था बनाने की। तो इसमें भी अब ऐसा कोई संगठन नहीं बना सकते जिससे देश की संप्रभुता या अखंडता खतरे में पड़े। आप नक्सलवादी संगठन नहीं बना सकते हैं। अगर नक्सलवादी संगठन बनाते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, आप पर सजा या प्रावधान है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप संगठन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो देश विरोधी ना हो, संप्रभुता के विरोधी ना हो, अखंडता का विरोधी ना हो। तो इस बात का हमको याद रखना है। और फिर दूसरा है लोक व्यवस्था, ठीक है। अगला आता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी और 19 आर्टिकल क्लॉज 1 और क्लॉज ई। तो इन दोनों में समान रिस्ट्रिक्शन है, एक सी हैं इन दोनों में। क्योंकि पहला ये बोलता है कि कहीं भी देश में कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता, आप देश में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी के तहत। और जो आर्टिकल दूसरा है 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई, तो इसके तहत आप देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 हैं। पहली है कि आप ऐसी जगह नहीं जा सकते हैं जहां जनहित हो। क्या हो? जनहित के लिए खराब हो। मान लो आप कोई प्रोमिनेंट नेता है और आप जाते हैं, तो लोक व्यवस्था इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। आप ऐसी जगह नहीं जा सकते जहां रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो। दूसरा हो जो समाज के लिए खराब हो, ठीक है। दूसरा इसमें जनजातीय क्षेत्र है, जनजाति वाले क्षेत्र में सरकार द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है कि यह जनजातीय इलाका है, आप यहाँ नहीं जा सकते। वो इसलिए क्योंकि जो जनजाति होती है वो आधुनिक समाज से, जो वर्तमान का समय है, समाज है, उससे दूर रहती है। उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, सब कुछ डिफरेंस होता है, सब कुछ अलग होता है। तो वहाँ जाने से रोका जाता। कई बार तो कुछ जो आदिवासी जातियां होती हैं, जनजातियां होती हैं, वो बहुत खतरनाक होती हैं। तो उस खतरे की दृष्टि से भी आपको रोका जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल इन पर कितनी प्रकार की हैं? इन पर समान है क्योंकि ये एक सी हैं,
एक घूमने की तो एक बस जाने की कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, लेकिन वो क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र नहीं होना चाहिए और जनहित के लिए से संबंधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक ही हो गया। अब बचता है हमारा लास्ट वाला क्योंकि एफ तो हटा दिया गया है, अब है आर्टिकल क्लॉज 1 और क्लॉज जी है। ये वृत्ति एवं व्यापार से संबंधित स्वतंत्रता देता है, लेकिन आप ऐसा कोई व्यापार नहीं करेंगे जिससे कि समाज में, देश में नकारात्मक प्रभाव पड़े। ठीक है, और कुछ व्यवसायों को राज्य के एकाधिकार के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। अब मान लो एक अफीम है, अफीम का उत्पादन सिर्फ राज्य कर सकती, क्योंकि अफीम दवाई बनाने के काम आती है। ठीक है, तो वो राज्य उनको एकाधिकार कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया व्यापार एवं एकाधिकार से संबंधित। ठीक है, और ऐसा कोई भी व्यापार नहीं करोगे जिससे समाज में, जैसे कि शराब, शराब सिर्फ राज्य बेच सकती, कोई व्यक्ति नहीं बेच सकता कि नहीं आज से हम शराब बेचेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, वो राज्य के अंतर्गत है। ठीक है, या तुमको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस लेना भी प्रक्रिया में बहुत जटिल है, इतनी आसानी से आम लोगों को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ हमको आर्टिकल और ये स्वतंत्रताएं प्राप्त है। अब देखते हैं क्या आर्टिकल 19, सबसे पहला आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज है विचार एवं अभिव्यक्ति यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इससे संबंधित जुड़े मुद्दे। अभी तो हमने क्या देखा, अभी हमने आर्टिकल 19 पढ़ा, उससे संबंधित कुछ सीमाओं को देखा जो कि एक संवैधानिक पहलू था, यानी कि संविधान के तौर पर हमने उसको पढ़ा। अब हम राज्य व्यवस्था देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या होगा, कि इंटरनेट कैसे एक मौलिक अधिकार बना। तो आज हम इसको देखते हैं कि इंटरनेट कैसे एक मौलिक अधिकार बना, और प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ से आई, क्योंकि हमने आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देखी, लेकिन हमने उसमें ये कहीं नहीं देखा कि प्रेस की स्वतंत्रता है। तो फिर ये प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ से आई, प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ से आई? तो अब देखते हैं अभिव्यक्ति किसकी, वाक एवं आर्टिकल की देखते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, इससे संबंधित मुद्दे देखते हैं कि इसका कैसे सुप्रीम कोर्ट ने और इसके अंतर्गत चीजों को लाया गया है। ठीक है, किसके तहत, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है, ये हुआ एक केस हुआ था कि प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ से आई, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, हमने क्या बताया कि प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, यहां लिख देते हैं प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार है। तो ये प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार कैसे बना, तो इसको देखते हैं। आर्टिकल 19 एक क्या कहता है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति या विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक केस हुआ था जिसको बोलते हैं हम, कौन सा केस हुआ था, एक केस हुआ था इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस केस 1985, इसको वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। तो ये केस हुआ था। ठीक है, लेकिन ये इंडियन एक्सप्रेस केस के नाम से फेमस है। एक न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, उसने 1985 में एक केस फाइल किया कि प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। तो इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार बनाया।
कि प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। अब उसने क्या तर्क देकर बनाया कि कैसे ये प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जब केस गया तो उसके सामने क्या गया कि अभिव्यक्ति, आर्टिकल लिया गया तो उसमें क्या लिखा था, अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति, ठीक है। जब हमने आपको प्रियम्बल पढ़ाई थी तो हमने उसमें बताया था कि व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति क्या, अपने विचारों को प्रकट करना, अपने विचारों को प्रकट करना ही अभिव्यक्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अभिव्यक्ति शब्द को, इस अभिव्यक्ति शब्द को क्या किया, डिफाइन किया, और उसने इसमें लिखा कि अभिव्यक्ति 3 प्रकार से की जा सकती है, अभिव्यक्ति 3 प्रकार से की जा सकती है। वो 3 तरीके क्या है, लिखकर, बोलकर और हाव भाव द्वारा, गेस्चर। अभिव्यक्ति यानी कि किसी भी चीज को व्यक्त करने, उसको अभिव्यक्त करने के 3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं, बोलकर या मौखिक, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो पहला है कि लिखकर, कि कोई व्यक्ति अपने विचारों को लिख के लोगों तक पहुंचाए। मान लो आज मैं हूं, कल मुझे नहीं पढ़ाना है, ठीक है, मान लेते हैं कि कल मुझे नहीं पढ़ाना, अब मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं यहाँ बोर्ड पे लिख दूं कि मेरी तबीयत खराब है, मैं कल नहीं पढ़ाऊंगा, मेरी तबीयत खराब है, मैं कल नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैंने लिख दिया, स्क्रीन पे लिख दिया, अब ये आप तक पहुंच गया, आपने पढ़ के इसको समझ लिया कि अच्छा कल क्लास नहीं होगी। तो ये भी एक अभिव्यक्ति का एक तरीका है कि व्यक्ति लिखकर बता सकता है कि कल क्लास नहीं होगी, ठीक है। एक बोलकर या मौखिक, बोलकर या मौखिक, जैसे मैं बोल रहा हूं क्लास के सामने बोल सकता हूं कि मान लेते कि कल क्लास नहीं होगी, वही जैसे हमने लिख के बताया था, तो उसी बात को हम बोल भी सकते हैं कि भाइयों कि कल क्लास नहीं होगी, कल क्लास नहीं होगी। तो ये हमने बोलकर अपनी अभिव्यक्ति कर दी, ये भी एक तरीका है। एक हावभाव देकर, हावभाव का मतलब इसमें एक्टिंग की जाती है। मान लो शाहरुख खान को बोला जाए कि तुम कश्मीर पर एक फिल्म बनाओ, शाहरुख खान को बोला जाए कि कश्मीर पर एक फिल्म बनाओ, बोलकर लिखकर, तो बेचारा लिखकर तो नहीं बना सकता है, ठीक है। बोलकर वो बोलेगा तो का करके ही उसका आधी मूवी निकल जाएगी, लेकिन उसको बोला जाए कि एक फिल्म बना दी जाए तो बहुत अच्छे से फिल्म बना सकता है। तो यानी कि हाव भाव में, मूवी में क्या होता है कि हाव भाव, एक्टिंग की जाती है। तो ये अभिव्यक्ति का तरीका है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अभिव्यक्ति का तरीका किसी भी प्रकार से हो सकता है, लिखकर, बोलकर, मौखिक या हाव भाव में। तो इसी के चलते प्रेस की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार बनाया, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार बनाया कि प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार, वो किसके तहत, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज ए के तहत, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। अब इसी के आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रभावशाली, यानी कि इस अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए, ठीक है, प्रभावशाली का मतलब कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जब हम कोई विचार लिखते हैं तो चाहते हैं कि वो सभी तक हो, यानी कि पूरे देश में फैले, स्प्रेड करे। तो प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावशाली बनाने के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावशाली बनाने के लिए, प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रेस को एक मौलिक अधिकार की तरह होना चाहिए। यानी कि इस स्वतंत्रता को क्या किया उसने, प्रभावशाली बनाने के लिए इसको एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। तो अब प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, एक मौलिक अधिकार, कहाँ से आई, न्यायालय के निर्णय से। तो हम कह सकते हैं कि कुछ
संविधान का जब निर्वचन होता है तो जैसे जैसे समस्याएं आती हैं वैसे वैसे उनका निराकरण होता है, या तो संविधान संशोधन के माध्यम से होता है या न्यायालय के निर्णय के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। अभी आपने देखा होगा कि ये चर्चा में रहा, क्यों आर्टिकल 19 चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि 2019 में आर्टिकल 370 के द्वारा प्राप्त कश्मीर को विशेष अधिकार का दर्जा था, उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो इस कारण वहाँ लगभग 3 से 4 महीने इंटरनेट को बंद कर दिया गया था, जो कि एक बहुत बड़ी घटना की ऐसे ही नहीं इंटरनेट बंद किया जाता है। तो वहाँ के एक लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने एक केस किया और अन्य लोगों ने भी किया था, लेकिन इस सारी घटना का, इस केस का संबंध गुलाम नबी आज़ाद उन्हीं के नाम से फेमस हुआ। वहीं से निकला है कि इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है। आज मैं कई बार देखा न्यूज़पेपर या कहीं भी पढ़ा होगा, तो वहाँ कई बार इसको जीवन के अधिकार से जोड़ा गया कि नहीं, इंटरनेट जीवन का एक अधिकार है, जीवन के अधिकार के तहत। लेकिन ऐसा नहीं है। उसको 2 आर्टिकल के तहत कौन सा केस हुआ था जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट का अधिकार। इंटरनेट अब ये भी एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। ठीक है, किस केस में? गुलाम नबी आज़ाद, ये कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, गुलाम नबी आज़ाद केस 2019। ठीक है, इन्होंने 19 में किया क्योंकि वहाँ आर्टिकल 370 को हटाया गया था, जिसमें कहा जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला था और उसको एक राष्ट्रपति के अधिदेश के द्वारा हटा दिया जाता है। और वहाँ शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इंटरनेट को बंद करना पड़ा, क्योंकि इंटरनेट के जरिए विचार और जो सूचना होती है वो तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। तो इसी के चलते इंटरनेट को बंद रखा गया कि शांति व्यवस्था कायम रहे। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने एक केस किया और अन्य लोगों ने भी, अगर यहाँ अन्य लोग भी आ जाएं तो वो भी सही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये केस फाइल किया था। ठीक है, तो जो गुलाम नबी आज़ाद हैं वो कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने केस किया। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने वही जो इंडियन एक्सप्रेस में जो बात कही थी अपने निर्णय में, उसने उसी बात को यहाँ फिर से दोहराया और कहा कि उसने 2 आर्टिकल लिए, 19 क्लॉज 1 और क्लॉज ए, और एक आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी। ठीक है, इन 2 आर्टिकलों के तहत कई कई जगह आपने सुना होगा कि उसको जीवन के अधिकार के तहत जोड़ा गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्टिकल 21 के तहत बिल्कुल नहीं है। जब आप इस केस को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये 2 आर्टिकल हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज जी। तो पहला क्या है? विचार एवं अभिव्यक्ति। ठीक है, अब विचार एवं अभिव्यक्ति की अब देखते हैं कि इस भूमंडलीकृत दुनिया में इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहां सूचना क्रांति हो चुकी है, तो वहाँ विचारों के लिए इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट बहुत ही एक आवश्यक जरूरत पड़ गई है। आवश्यक जरूरत है कि भूमंडलीकरण के दौर में जहाँ इंफॉर्मेशन जो है, सूचना क्रांति है, वो हो चुकी है, तो हमको अपने विचार एवं अभिव्यक्ति की इस आज जो हमको स्वतंत्रता, इसको और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, यानी कि इंटरनेट अनिवार्य है। भूमंडलीकृत दुनिया में इंफॉर्मेशन, जहां सूचना क्रांति हो चुकी है, तो वहां इंटरनेट एक अनिवार्य है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि जो अभिव्यक्ति है उसको और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो इसके तहत एक इंटरनेट क्या हो गया? नेसेसरी हो गया। फिर किसको? अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए सूचना क्रांति। आज आप देखते हैं कि अगर कोई भी सूचना चाहिए होती है तो आपको फटाक से 1 सेकंड में मिल जाती है, गूगल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से।
ठीक है, तो ये क्या है, ये सूचना क्रांति का कमाल है। या हमें अपने विचार लाखों लोगों तक पहुंचाने, करोड़ों लोगों तक पहुंचाने, तो उसके लिए हमें इंटरनेट की सहायता पड़ती है। तो उसी अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए इंटरनेट एक अनिवार्य है, यानी कि इसको एक अनिवार्य बता दिया गया। ठीक है, जब इसको अनिवार्य बता दिया गया तो ये एक मौलिक अधिकार बना। ठीक है, आज फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप एक ट्वीट कीजिए तुरंत लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक ये पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इंटरनेट एक मौलिक अधिकार बना। एक ये आर्टिकल है। फिर दूसरा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ने बताया, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी। इसमें क्या है, इसमें हमने बताया कि व्यवसाय एवं वृत्ति, यानी कि कोई भी पेशा या कोई भी व्यवसाय को आप अपना सकते हैं। अब इसको इंटरनेट से कैसे जोड़ा गया कि इसमें इंटरनेट, इसके तहत भी इंटरनेट को कैसे मौलिक अधिकार बना इंटरनेट। तो व्यवसाय एवं वृत्ति, वही चीजें आएंगी सामने कि वर्तमान में जैसे कोरोना चल रहा है, इस कोरोना काल में व्यक्ति की फिजिकल पहुंच संभव नहीं थी, लॉकडाउन लगा हुआ है देश में। वैसे ही सामान पहुंचाना मुश्किल है, क्योंकि व्यक्ति ही नहीं जा पा रहा है एक जगह से दूसरे स्थान तक। तो सामान पहुंचाने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो व्यापार को भी प्रभावशाली बनाने के लिए इस चीज़ों को, कि कहीं की चीज़ फेमस है तो उसको ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से आप कहीं भी मंगा सकते हैं। तो वही कि व्यवसाय एवं व्यापार को प्रभावशाली बनाने के लिए, जैसे ये शिक्षा व्यवस्था, जब आप कोरोना काल से पहले देखेंगे तो दिल्ली में या फिर इलाहाबाद में जहाँ भी देखेंगे क्लासें ऑफलाइन चलती थी। जो व्यक्ति दिल्ली पहुंच सकता है तो वही आईएएस की तैयारी कर सकता है या इलाहाबाद जाकर ही तैयारी कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन ऑनलाइन ने ये अब हर चीज को संभव बना दिया कि अब व्यक्ति घर में जाकर, दूर दराज जाकर बैठ के अपने घर में पढ़ सकता है। क्योंकि ये किसका कमाल है, ये है इंटरनेट का कमाल। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति को एजुकेशन मिल रही है। तो क्या है, व्यवसाय है, मैं आप तक शिक्षा पहुंचा रहा हूं, कैसे, क्योंकि इंटरनेट है। तो व्यवसाय को प्रभावशाली बनाने के लिए, ठीक है, इंटरनेट एक आवश्यक चीज है। तो इन दो आर्टिकलों के चलते क्या हुआ, इंटरनेट को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया। ये लेटेस्ट है, क्योंकि ये अभी चर्चा में रहा तो शायद कि एग्जाम में पूछा जा सके। और उस केस का नाम था गुलाम नबी आजाद। ठीक है, और दो आर्टिकलों का सहारा लिया सुप्रीम कोर्ट ने। एक इंडियन एक्सप्रेस में वही अभिव्यक्ति को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हमको इंटरनेट की जरूरत है, क्योंकि चीज़ों को, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया भी उसमें शामिल है, तब इंटरनेट उतना जरूरी नहीं था 1985 में। जैसे इंटरनेट आया, फेसबुक, ट्विटर आया, तो सूचना क्रांति हुई और हमको इंटरनेट एक अनिवार्य चीज़ है और इसलिए इसको एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया। थैंक यू। और एक और देख लेते हैं कि हमने देखा था न्यूज़पेपर, उससे संबंधित एक चीज़ और देख लेते हैं कि न्यूज़पेपर क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका महत्व क्या। अगर कोई पूछ लेता तो दो तीन महत्व बता देना। तो सबसे पहला तो है कि जो न्यूज़पेपर है, यानी कि जो सूचना है, तो वो क्या है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। ठीक है, प्रेस को लोकतंत्र का एक चौथा हिस्सा माना जाता है। जैसे कि और भी तीन है, जैसे कि होता है कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तो ये भी एक है। लेकिन लोकतंत्र का जो चौथा हिस्सा, पिलर माना जाता है, वो प्रेस को ही माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसके महत्व को समझ सकते हैं। और प्रेस क्या करती है, प्रेस पहला क्या हो गया, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। ठीक है, दूसरा ये सरकार को उत्तरदायी बनाती है। अगर सरकार कोई काम कर रही तो आप प्रेस के माध्यम से उस चीज को जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो सरकार क्या उत्तरदायी बनाती है, ये एक ये महत्व हो गया इसका, सरकार को उत्तरदायी। ठीक है, और ये सरकार को तानाशाह होने से रोकती है, कि सरकार ऐसे ही नहीं कुछ भी कर सकती है। प्रेस के माध्यम से आप सूचना पहुंचा देंगे कि सरकार ऐसा कर रही है, तो सरकार नहीं कर सकती। क्या होगा इसमें कि तानाशाही से रोकती है। ठीक है, प्रेस तानाशाही से रोकती है। और क्या है, ये राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देती है। ये याद रखना, किसको देती है, राजनीतिक शिक्षा को।
राजनीतिक शिक्षा का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने मत का प्रयोग, अपने मताधिकार का प्रयोग करता है और सही निर्णय लेता है राजनीति के क्षेत्र में कि हमें किसे वोट देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए, तो इसका भी एक ये काम करता है, ठीक है। और न्यूज़पेपर क्या करता है? एकीकरण का, एकीकरण का, देश में एकीकरण लाता है, क्योंकि विचार एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तभी तो ना समझ पाएंगे लोगों को कि साउथ इंडिया में क्या चल रहा है, नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा है। तो ये एकीकरण को बढ़ावा देता है, ठीक है। और और क्या करता है ये जो अंतर विरोधी विचार होते हैं, कौन होते हैं? अंतर विरोधी विचार। अंतर विरोधी विचारों का समन्वय करता है, ठीक है। तो अगर प्रेस की स्वतंत्रता पर या प्रेस पर कोई पूछ ले तो उसका महत्व हम इन सब में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने आर्टिकल 19 देखा और उससे संबंधित मुद्दों को देखा कि कैसे प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार बना और उसी के रास्ते इंटरनेट एक मौलिक अधिकार बना। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। वीडियो को अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।